नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, नेशन एट 9 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद पीएम मोदी वापस लौट आए हैं। पालाम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के कई सांसद मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा समापन के बाद 24 जून को पीएम मोदी मिस्र पहुंचे थे। देश से लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मिस्र की मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक रही। इससे भारत मिस्र संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और हमारे देशों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। मैं राष्ट्रपति अल-सीसी सरकार और मिस्र के लोगों को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे पहले दिन मोदी ने मिस्र की 11वीं सदी की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया था, जिसका दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार किया गया था। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 20 जून को अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने अमेरिका का भी दौरा किया। इधर अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्य के दौरे पर जाएंगे। वे जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने बताया है कि इस कॉन्क्लेव में 1500 स्पेशल लोगों को बुलाया गया है। इसमें आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, थिंक टैंक और डिफेंस जर्नलिस्ट शामिल हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में जानकारी देंगे। राजनाथ सिंह त्रिकुटा नगर में बीजेपी मुख्यालय भी जाएंगे। यहां पे पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। अगली खबर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से, जहां बीते 2 महीने से लगातार हिंसा जारी है। आए दिन यहां से स्थानीय लोगों की ओर से सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ विरोध की खबरें भी आ रही हैं। आलम यह कि इन वजहों से सैन्य बलों की ओर से स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन रोकने पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर महिलाओं की भीड़ ने सुरक्षा बलों को एक इलाके में घेर लिया था। इस विरोध के कारण सुरक्षा बलों को उन 12 उग्रवादियों को भी छोड़ना पड़ा, जिन्हें तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। भारतीय सेना की स्पीकर कोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को शनिवार को मणिपुर के ईथम गांव में एक तलाशी अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान कांगलेई यावोल कन्नालूप विद्रोही समूह के 12 गिरफ्तार उग्रवादियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए अब बात होगी दिल्ली की, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो पीएम को मणिपुर के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। इसके पहले बीते दिन आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ भी बैठक की थी और बैठक के दौरान सीएम बीरेन सिंह ने गृह मंत्री को राज्य की स्थिति से अवगत कराया था। आपको बता दें कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में केंद्र सरकार ने सभी दलों के नेताओं को मणिपुर हिंसा, उसकी वजहों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अमित शाह ने मई को शुरुआत में ही हिंसाग्रस्त राज्य की 4 दिवसीय यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने शांति की अपील भी की थी और उपद्रवियों को सख्त निर्देश भी दिए थे और उन पर कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई थी। खबरों में रुक करते हैं तेलंगाना की ओर, जहां बीते दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नागर कुरनूल में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी एक परिवार लिमिटेड की पार्टी बनकर रह गई है। ये तेलंगाना के विकास के बारे में सोचते ही नहीं। बीआरएस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कितने अरमानों को लेकर हमने तेलंगाना का निर्माण किया था। मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने तेलंगाना के लिए खुद को आहूत कर दिया, लेकिन मुझे दुख है कि आज तेलंगाना पीछे रह गया और केवल एक परिवार केसीआर का परिवार आगे बढ़ गया।
जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश में 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है, लेकिन मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी केसीआर सरकार ने घोटाला किया है। चलिए खबरों में अब बात होगी यूपी की। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे, जहां पर सीएम जीआई टैग बनारसी लंगड़ा आम को वाराणसी से शाहजहां के लिए रवाना करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर रोहनिया जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में लोकसभा की 5 विधानसभाओं के 5-5 हजार लोग शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लोग भी होंगे, जो खुद बताएंगे कि 9 सालों में उनके जीवन में सरकार की योजनाओं से कितना परिवर्तन आया है। वापसी में सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 27 जून को होने वाले वर्चुअल संवाद की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के लिए आज कूच बिहार से अपने प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं बीजेपी ने ममता के प्रचार अभियान के बहाने टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर चिंता ने तृणमूल सुप्रीमो को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए मजबूर किया है। राज्य में पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी के फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, पंचायत चुनाव में प्रचार करना उनके राजनीतिक कद के अनुरूप नहीं। घोष ने कहा कि जब उनकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की संभावित उम्मीदवार हैं, तो ये आशा की जाती है कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर के भी चिंता में है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 27 जून को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शिवराज सरकार अलर्ट मोड में है। प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार के आला अधिकारी उक्त कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। उसी क्रम में बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लालपुर और पकारिया पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल लालपुर हवाई अड्डे मैदान में बने मंच का निरीक्षण किया। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम ने लालपुर के बाद ग्राम पकारिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली खबर बिहार से, जहां नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 2 और विधायक शामिल होंगे। इसको लेकर जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। 23 जून को हुई विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई। इसके बाद कोटा बढ़ने पर सहमति बनी है। वर्तमान में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री हैं, जिसमें आफाक आलम और मुरारी गौतम शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असतनाथ तिवारी ने साफ कहा कि कांग्रेस कोटे से 2 और लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस से 2 विधायक मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के 19 विधायक हैं। कांग्रेस विधायकों की संख्या बल के हिसाब से 2 और मंत्री पद की मांग कर रही है। चलिए खबरों में अब बात होगी राजस्थान की, जहां सीएम निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल की मांग पर सीएम गहलोत ने श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। सीएम ने साथ ही सेना में अही रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की घोषणा भी जारी की। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पिछले और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण माध्यम और मानव संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज आमजन को दिया जा रहा है। कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस आज से जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश भर में बूथ चलो अभियान का आगाज करने जा रही है। बस्तर से शुरू हो रहे इस अभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के तहत अलग अलग विधानसभा में अलग अलग नेता इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा कांकेर में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भानु प्रतापपुर विधानसभा में, मंत्री टीएस सिंहदेव चित्रकूट में, कवासी लखमा दंतेवाड़ा में, मंत्री प्रेम साय टेकाम कोंडा गांव में, मंत्री शिव डहरिया बीजापुर में, प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का बस्तर में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगली खबर ओडिशा से है, जहां सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों को मानसून के मौसम के दौरान संभावित बाढ़ और चक्रवात से निपटने के लिए तैयार होने के निर्देश जारी किए। राज्य में मानसून की दस्तक के एक दिन बाद सीएम पटनायक ने किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी विभागों और जिलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय प्राकृतिक आपदा समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम पटनायक ने कहा कि ओडिशा में कई और बार आने वाली आपदाओं, विशेषकर बाढ़ और चक्रवात का खतरा बना रहता है। पिछले साल 24 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए थे। आपको बता दें कि आपदाओं की तैयारी और प्रबंधन के लिए ओडिशा को केंद्र के द्वारा 2023 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां बीते दिन मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा, मुंबई महानगर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और उनकी सरकार सभी सुविधाएं प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है। अधिकारियों के साथ विलेपार्ले स्थित मिलन सबवे और निर्माणाधीन तटीय सड़क का निरीक्षण करने के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता और स्तर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी चेतावनी दोहराई कि अगर मानसून के पूर्व मानकों के अनुरूप काम नहीं होंगे और नागरिकों को बारिश संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल महाराष्ट्र में मानसून अच्छा रहेगा, जिससे किसानों को फायदा जरूर पहुंचेगा। अगली खबर झारखंड से है, जहां राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी रूपरेखा तय करने के लिए 28 जून को 11 बजे प्रोजेक्ट भवन में बैठक बुलाई है। बैठक में जिलों के डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन और मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव सरीखे वरिष्ठ अधिकारी ऑफलाइन जुड़ेंगे। आपको बता दें कि बीते साल 2022 में भी हेमंत सरकार ने इस योजना को चलाया था। इसके तहत प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं को ऑन स्पॉट दूर किया गया था। एक बार फिर से उस योजना को शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर असम से है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन कवायद में कोई समस्या नहीं है, जिसका मसौदा प्रस्ताव पिछले सप्ताह प्रकाशित किया गया था। सीएम शर्मा ने कहा कि मसौदा प्रस्ताव का विरोध केवल उन लोगों की ओर से किया गया जो प्रक्रिया को नहीं समझते या जिन्हें चुनावी हार का डर दिखाई दे रहा है। सीएम शर्मा ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, जहां निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सभी की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। आरक्षण एक विशिष्ट समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि असम में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं हुई है, केवल कुछ लोग चुनावी हार के चलते इसके खिलाफ शोर मचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। फडणवीस ने पटना में बैठक में शामिल होने के लिए ठाकरे की आलोचना की। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें जवाब दिया। इस बीच फडणवीस ने दोबारा से पलटवार किया। अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे की आलोचना के बारे में बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने एक ट्वीट के माध्यम से उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। उस ट्वीट को मिले समर्थन ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसे उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए कि लोग क्या उम्मीद करते हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि हर जगह पार्टियां भाजपा में शामिल हो रही हैं, क्योंकि लोगों को मोदी के नेतृत्व पर बहुत भरोसा है। अभी लोगों ने मोदी की अमेरिका यात्रा देखी है। अगली खबर कर्नाटका से है, जहां पर
गौहत्या के मामले पर बीजेपी की ओर से घेरे जाने पर कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी की कर्नाटक इकाई के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता का एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि अवैध गौहत्या का विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए प्रियांक खड़गे पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए प्रियांक खड़गे ने ट्वीट किया, डियर बीजेपी कर्नाटक, अब आपकी उस एजेंसी को बर्खास्त करने का वक्त आ गया है जो पार्टी का ट्विटर हैंडल संभाल रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि क्या बीजेपी सुझाव दे रही है कि गौरक्षता कानून है, किसी भी प्रकार की निगरानी रखने वालों को कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोशिश करके देख लो दोस्तों, कर्नाटक सरकार आपको संविधान की ताकत जरूर दिखाएगी। खबरों में रुख करते हैं केरल की ओर, जहां पर कन्नूर में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के सुधाकरन ने बयान दिया है। वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आला कमान की इच्छा के अनुसार प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखेंगे। सुधाकरन ने यह भी कहा कि वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव एम.वी. गोविंदन के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे। सुधाकरन ने धोखाधड़ी के उस मामले में अपनी गिरफ्तारी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की थी, जिसमें प्राचीन वस्तुओं का विवादास्पद स्वयंभू डीलर एम मावंकल मुख्य आरोपी है। सुधाकरन ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व आला कमान दोनों ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा कि उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। खबरों में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ी इलाकों में लोगों पर आफत टूट रही है। कई जगह भूस्खलन होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला में बादल फटने की घटना भी सामने आई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो वहीं भारी बारिश की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान शिमला के रामपुर तहसील के सरपारा गांव में बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा। कुल्लू में भारी बारिश से मोहल खड्ड में अचानक फ्लैश फ्लड आई, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मंडी में हनोगी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ के कारण नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे अचानक बादल फटने के चलते बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया है। चलिए खबरों में अब बात होगी राजस्थान की। हिंदू धर्म पवित्र की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से कर ली गई हैं। अमरनाथ यात्रा का हर साल श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। बड़ी संख्या में हर लोग बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन की सुरक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच सीआरपीएफ के महानिदेशक एस.एल. थाउसेन ने बालजाल आधारित शिविर और पवित्र गुफा मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले कई पड़ाव केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। सीआरपीएफ के महानिदेशक एल थाउसेन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना की जो आयोजन है उसकी सफलतापूर्वक और हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और अद्वितीय समन्वय पर यह निर्भर करता है, जिसको हम इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सके। देश भर में मानसून का असर दिखना शुरू हो गया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले की बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को अगले आदेशों तक रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग के कलेक्टर मयूर दीक्षित ने बताया कि जब तक बारिश बंद नहीं होती तब तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार में 78 मिलीमीटर, देहरादून में 33.2 मिलीमीटर, उत्तरकाशी में 27.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की ये स्थिति अगले कुछ और दिनों तक जारी रहेगी। इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश की स्थिति की अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम से प्रदेश में मौसम की वर्तमान स्थिति, बारिश की स्थिति, बारिश से हुए जल जमाव और नुकसान के बारे में जानकारी ली है। चलिए इसी के साथ नेशन@9 में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।